नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंडिया की WTO से व्हीट वेवर की डिमांड से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का साउथ एशिया से संबंधित। देखो ये जो आर्टिकल है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित है। इस पर ना सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में वर्डिक्ट आया है। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर यूपीएससी इस बार के मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है। वैसे भी सरकार पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए। तो इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं, एक और मतलब 2-3 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कल या परसों में ये इशू हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो एथिक्स का एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं डेली। तो कभी कभी इस प्रकार से ना डायग्राम्स की सहायता से छोटा मोटा एथिक्स का कंसेप्ट भी देख सकते हैं। वैल्यूज़ 2 प्रकार की होती हैं, कोर वैल्यूज़, पेरिफेरल वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ देखो जो हर जगह सेम रहती है, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो। कुछ वैल्यूज़ तो हर रीजन में हर समय एग्जिस्ट करती हैं, जैसे लव है, ट्रूथ है, फ्रीडम है। कोई भी हो, हर कोई इन वैल्यूज़ को चाहता है। ये जो चीज़ें हैं ना, हर किसी के लिए वैल्यूएबल हैं। समय के हिसाब से और रीजन के हिसाब से ये चेंज नहीं होती। बट कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अलग अलग कल्चर्स में आपको अलग मिलेंगी, समय के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। पोलाइटनेस की बात कीजिए, जैसे देखो हरियाणा के लोगों की जो बोली है ना, आपको थोड़ी ऐसे लगे कि वो रूडली बात करते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मतलब उनका बोलने का ढंग ऐसा है। अदरवाइज दिल के बहुत साफ होते हैं हरियाणा के लोग, लेकिन भाषा से ऐसा लगेगा कि जैसे वो रूडली बात कर रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि वो ऐसे कैसे मेरे से बात कर रहे हैं, जबकि वो उनका नॉर्मल बोलने का तरीका है। वो अपने हिसाब से पोलाइटली बोल रहे हैं, समझ गए। तो पोलाइटनेस जो है हर जगह आपको सेम नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। जैसे डेमोक्रेसी तो देखो अभी आई है, उससे पहले तो देखो मोनार्की हुआ करती थी। लोग किंग के रूल में विश्वास किया करते थे कि किंग का रूल जो है वो नॉर्मल है। राजा भी बोला करते थे, डिवाइन थ्योरी थी कि भगवान ने हमें बोला है आपके ऊपर राज करने के लिए, आपको हमारा रूल मानना है। अगर आप हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मतलब भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें पहले मानी जाती थी। आज के समय में देखो डेमोक्रेसी का चलन ज़्यादा है। हो सकता है कि 100 साल बाद कुछ और सिस्टम आ जाए, समझ गए। आगे बढ़े उससे पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन। ये देखो ओनली आईएएस का PSIR का चैनल है, PSIR ओनली आईएएस। ये जिनका PSIR ऑप्शनल है ना, वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। फ्यूचर में इस चैनल पे PSIR से संबंधित काफ़ी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो ये चैनल आप PSIR वाले जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल में शुरुआत में ना 2 कंटेनर्स की मूवमेंट के बारे में बताया जाता है 2 40 फीट के कंटेनर्स जिसमें वुड लैमिनेट सीट्स थी। ये कंटेनर्स ना रशिया के एस्ट्राखान पोर्ट से चले। ये रशिया का पोर्ट है एस्ट्राखान। इन्होंने कैस्पियन सी को क्रॉस किया और ईरान के एक पोर्ट पर पहुंचे जिसका नाम है अंजाली पोर्ट। अंजाली पोर्ट से फिर सामान आया छबार पोर्ट पर, और छबार पोर्ट से फिर सामान आया मुंबई के नावासेवा पोर्ट पर। यहां से समझ गए। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देखो मान लीजिए इंडिया को रशिया में सामान भेजना हो ना, तो ट्रेडिशनल रूट ये है, स्वेज कैनल से होता हुआ सामान भेजा जाता है। रूट काफ़ी लंबा पड़ता है, ये देखो कितना घूम के जाना पड़ता है। स्वेज कैनल को ही क्रॉस करने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि ना काफ़ी ट्रैफिक रहता है स्वेज कैनल में। आपको याद होगा एक शिप फंस गया था यहाँ पे कंजेशन की वजह से, तो उसके बाद ट्रैफिक पूरी तरह से स्वेज कैनल में रुक गया था। अब देखो ये जो रूट है जिसकी हमने अभी बात की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये लाल रंग में जो है, ये एक प्रकार से ना शॉर्टकट है। ये अब ये ऑपरेशनलाइज हुआ है ना, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है,
क्योंकि काफ़ी समय से हम बात कर रहे थे ये रूट ऑपरेशनलाइज होगा होगा होगा। अब जाके 2 कंटेनर्स आए हैं, तो ये अपने आप में ना बड़ी न्यूज़ है। इस पर मीडिया में ना ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है राइटर के अनुसार। राइटर कहते हैं ये जो जर्नी थी ना 2 कंटेनर्स की, ये सिग्नल देती है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अब लॉन्च हो चुका है। ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसमें रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है और मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी है। जैसे मतलब कभी तो सामान जाएगा रेल के थ्रू इस पूरे रूट में, कभी रोड के थ्रू जाएगा, कभी शिप्स के थ्रू भी जाएगा। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, जो रशिया को इंडिया से लिंक करता है वाया सेंट्रल एशिया और ईरान। अब चूंकि देखो यूरेशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। यूरेशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट देखो सिंगल मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए हुआ विभिन्न यूरेशियन कंट्रीज के बीच में, जैसे आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। तो इन देशों ने मिलकर सिंगल मार्केट बनाई है ताकि आसानी से ट्रेड हो सके इन देशों के बीच में। तो इस फ्री ट्रेड एरिया जोन के इस्टेब्लिश होने के बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। देखो, जब यूक्रेन रशिया वार को लेके इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया था ना, तो अनेकों तर्क दिए गए थे। जैसे शायद इंडिया की रशिया के ऊपर मिलिट्री डिपेंडेंस है, हथियार हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें रशिया से ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, इसलिए हम रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस एंगल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसमें 2 देशों से इंडिया की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, मतलब वो 2 देश ईरान और रशिया, दोनों के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो ये भी एक रीजन रहा जिसकी वजह से इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया डायरेक्टली यूक्रेन वार को लेके। अगर इसके इतिहास की हम बात करें ना, इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ 2000 में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेके। उस समय ना एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट, तब जाके ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब इसके बाद कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, सीरिया, इन देशों ने भी ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मेंबर बनने के लिए। एक बार अगर देखो ये कॉरिडोर फुली ऑपरेशनल हो गया तो इंडिया से रशिया में सामान भेजा जाता है ना, भेजने की जो फ्रीट कॉस्ट है सामान भेजने की, वो 30% तक कम हो जाएगी और टाइम जो है वो 40% तक कम हो जाएगा। ये जो अभी हमने रूट कंपेयर किया था ना, ये अभी का रूट है नीले रंग वाला, लाल रंग वाला वो रूट है जो अभी धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो कॉस्ट कम हो जाएगी 30%, जर्नी का जो टाइम है वो कम हो जाएगा 40%। वैसे देखो इंडिया ने छबार पोर्ट में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। छबार से जाहिडान की रेलवे लाइन 500 किलोमीटर की इंडिया ने बनवाई है। ये तो तालिबान का रूल आ गया, अदरवाइज ये जो रूट है ना इंडिया से अफगानिस्तान में सामान भेजने का, ये ठीक ठाक चल रहा था। मतलब यूँ भी नहीं कहें कि ग्रेट सक्सेस था, लेकिन ठीक ठाक इंडिया सामान यहाँ से भेज देता था। बट अब तालिबान का रूल आ गया, तालिबान के साथ इंडिया एंगेज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे देखो हाल ही में एक खबर ये भी आई कि तालिबान अब इस छबार पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, तो इंडिया के लिए भी एक राहत की सांस है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी और कांडला पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी महाराष्ट्र में है और कांडला पोर्ट ट्रस्ट गुजरात में है। दोनों पोर्ट ट्रस्ट की एक जॉइंट वेंचर है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर ईरान के एरिया बनादर पोर्ट के साथ में पोर्ट डेवलप करेंगी। ये देखो छबार पोर्ट का ही पार्ट है एरिया बनादर पोर्ट। और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये जो है ये यहाँ पर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगी। छबार पोर्ट के साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इंडियन कंपनीज
यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडस्ट्रीज वो इस्टाब्लिश कर सकती हैं, इंडियन कंपनीज, जो छबार पोर्ट के साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टाब्लिश होगा ईरान में। जैसे देखो नाल्को एक कंपनी है एल्यूमिनियम की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये नाल्को कंपनी यहाँ पे एल्यूमिनियम स्मेल्टर इस्टाब्लिश करेगी और इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टाब्लिश करने के लिए छबार पोर्ट के आसपास इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट भी देगा ईरान को एग्जिम बैंक के थ्रू। लाइन ऑफ क्रेडिट में ये होता है जैसे इंडिया ने कह दिया कि 100 करोड़ रुपए हम आपको देंगे लोन के तौर पर, तो ईरान की मर्जी है, वो धीरे धीरे करके ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट में से 20 करोड़ ले लिए तो 20 करोड़ पे लोन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 40 करोड़ फर्दर ले लिए तो उतने पे लोन स्टार्ट हो जाएगा। लोन में तो सीधा ये होता है कि एक ही बार में डिसबर्समेंट हो जाती है, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में स्पेशल पर्पज के लिए डिस्बर्समेंट होती है और धीरे धीरे करके भी बोरोअर जो है वो फंड्स ड्रा कर सकता है, जितने ड्रा करेगा उसी पे लोन लगेगा। और स्पेशल पर्पज के लिए होता है ये लाइन ऑफ क्रेडिट, फॉर एग्जांपल डिफेंस पर्पजेज के लिए, इस केस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो इस प्रकार से देखो ईरान में छबार पोर्ट के आसपास, ये छबार पोर्ट है ना, इसके आसपास स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करने में इंडिया मदद करेगा ना, तो फॉरेन सॉइल पर यानी विदेशी धरती पर इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्बिशंस है ना उनको भी बल मिलेगा। मतलब हमेशा से इंडिया चाहता है कि चाइना की तरह हम भी दूसरे देशों की धरती पर जाके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करें, हमारी कंपनीज दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट करें, तो इंडिया के वो एम्बिशंस पूरे होंगे, शुरुआत होगी, आप यूं कह सकते हो। अब देखो एक और चीज, जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, इंडिया के काफी पर्पजेस सर्व करता है। एक तो हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, अफगानिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान से होके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अफगानिस्तान में ना काफ़ी ज़्यादा हंगर आ गई है तालिबान के आने के बाद, भूखमरी, तो इंडिया ने पाकिस्तान से होते हुए वीट भेजा। तो इंडिया के जो अधिकारी हैं ना उन्होंने आरोप ये लगाया कि पाकिस्तान जो है हमारे वीट को चुरा लेता है, पूरा पहुंचने नहीं देता अफगानिस्तान में। तो इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया का जो अनाज है या फिर कोई भी मदद है, व्यापार है, वो पाकिस्तान के थ्रू हो। पाकिस्तान को अगर बाईपास करना चाहते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर काफ़ी अहम है। दूसरा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से होके हुए वो चाइना में जाता है, तो उसके पैरेलल ये चलेगा इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी मुकाबला कर सकेगा इस रीजन में, समझ गए। अब एक और चीज, हाल ही में ना क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। क्वाड के समिट में तो कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया। अब देखो यूएस तो रशिया के सख्त खिलाफ है, ईरान के भी खिलाफ है, तो एक तरफ तो इंडिया क्वाड में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, दूसरी तरफ यूएसए के जो दुश्मन देश हैं ईरान, रशिया, उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है कनेक्टिविटी को लेके। तो इस चीज़ को लेके ना फिर राइटर ये कहते हैं इंडिया देखो कंफ्यूज नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स जो बोल देते हैं कि इंडिया कंफ्यूज है, किस ओर इंडिया जाना चाहता है, यूएसए की ओर या फिर रशिया की ओर। पहले देखो इंडिया की नीति हुआ करती थी नॉन अलाइनमेंट की, कि हम किसी ग्रुप के साथ में डील नहीं करेंगे। अब इंडिया की नीति है मल्टी अलाइनमेंट की, कि हम एक ही समय में अलग अलग ग्रुप्स के साथ में डील करेंगे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। तो यही एक रीजन है कि इंडिया एक तरफ क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहा है, I2U2 में पार्टिसिपेट कर रहा है। I2U2 बताइए क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ये वेस्ट एशिया का जो क्वाड है जिसके बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। 4 देश एक साथ आ रहे हैं ना वेस्ट एशिया में अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो इंडिया ईरान के जो दुश्मन ग्रुप है वेस्ट एशिया में उसके साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, ईरान के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है। तो इस रणनीति को आप कहोगे मल्टी अलाइनमेंट, मतलब एक ही समय में हम अलग अलग ग्रुप्स के साथ में डील कर रहे हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल WTO से इंडिया को वीट वेवर मिलने से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो जैसे इंडिया अब किसानों से उनकी फसलों को परचेज करता है ना MSP पर, बाद में उसको स्टोर करके रखता है FCI के गोडाउन्स में। तो WTO कहता है ये जो चीज़ है ना ये WTO के रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आप एक प्रकार से ना किसानों को सब्सिडी दे रहे हो उनकी फसलों को मार्केट से ज़्यादा रेट पर परचेज करके। अब कई सालों से ना इस इशू पर विवाद चल रहा है। इंडिया कहता है ये देखो ज़रूरी है, एक तो किसानों को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए,
दूसरा, देश में फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है। वैसे तो डब्ल्यूटीओ ने इस इशू पर इंडिया के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी टेम्परेरी रिलीफ इंडिया को मिली हुई है, बट इंडिया चाहता है इस इशू का ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले। ऐसा नहीं कि हर 2-3 साल बाद डब्ल्यूटीओ फिर से इंडिया को बोलने लगे कि आप जो किसानों से फूड ग्रेन्स परचेज कर रहे हो एमएसपी पर, ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट हैं। जो टेम्परेरी रिलीफ अभी इंडिया को मिली हुई है ना, इसे कहा जाता है पीस क्लाज, कि मतलब जब तक कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक तो इंडिया परचेज करता रहे किसानों से और स्टोर करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया चाहता है ये पीस क्लास दूर हो ना, परमानेंट सॉल्यूशन इस इश्यू का निकले। जून में जनेवा में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित हुई थी ना, इसमें फाइनली फिर जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी, जॉइंट स्टेटमेंट मतलब फाइनल स्टेटमेंट जो जारी की गई थी, उसका पैराग्राफ नंबर 10 ये बोलता है, वी रिकॉग्नाइज दैट adequate food stocks can contribute to realization of members' domestic food security objectives and encourage members with available surplus stocks to release them on international market consistently with WTO rules। इसका मतलब देखो ये है, फाइनल स्टेटमेंट में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि विभिन्न मेंबर स्टेट्स के पास एडिक्वेट फूड स्टॉक्स होने चाहिए ताकि उस देश में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंडिया फूड ग्रेन स्टोर करके रखता है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये बोली गई, जो विभिन्न देशों के पास में सरप्लस स्टॉक है ना, जरूरत से ज़्यादा अगर फूड ग्रेन है तो उसे रिलीज किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो इस स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है कि जैसे डब्ल्यूटीओ की इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडिया को थोड़ी सी रिलीफ दी गई, राहत दी गई। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे ना तो हमें यह पता लगेगा इस स्टेटमेंट में सिर्फ फूड ग्रेन को स्टोर करने की बात को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन किस रेट पर इंडिया अपने फसलों, किसानों से उनकी फसलों को प्रोक्योर करता है, उस चीज को लेके कोई कमेंट नहीं किया गया है। यहां पे देखिए राइटर यही बोलते हैं, रियल इशू ये नहीं है कि एडिक्वेट फूड स्टॉक को मेंटेन करना, रियल इशू ये है जो इनकम सपोर्ट सरकार किसानों को देती है ना उनकी फसलों को एमएसपी पर परचेज करके, ये डब्ल्यूटीओ के हिसाब से ना ट्रेड को डिस्टोर्ट करने वाली सब्सिडी है। अगर आप किसानों को फायदा पहुंचाना ही चाहते हो ना, ग्रीन सब्सिडी दे दो, जैसे एग्रीकल्चर में R&D के लिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जनेवा में जून में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई ना, उसमें किसानों को दिए जाने वाले इस प्रकार के प्राइस सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो इसलिए खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया गया, नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन कब निकलेगा इस इशू पर अभी भी कुछ नहीं पता। हालांकि इंडिया ने ना एक नई डायमेंशन ऐड कर दी इस इशू में। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ से ये इंसिस्ट किया कि देखो जो हमने फूड ग्रेन स्टोर करके रखे हैं ना किसानों से उनकी फसलों को एमएसपी पर प्रोक्योर करके, उनसे ही हमें कुछ फूड ग्रेन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। इंडिया ने यह मांग की डब्ल्यूटीओ से। G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना निर्मला सीतारमन, इन्होंने भी इसी मांग को दोहराया था। क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वार के कारण फूड क्राइसिस है बहुत सारे देशों में, तो शायद इंडिया इस मौके को भुनाना चाहता था, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहता था, तभी तो डब्ल्यूटीओ से मांग की कि हमारे पास फूड ग्रेन स्टोर है, वहां से हमें इजाजत दी जाए कि हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें। डब्ल्यूटीओ ने कहा देखो ये तो गलत है, आपने सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स किसानों से प्रोक्योर किए हैं, तो अब आप उन्हीं फूड ग्रेन्स को दूसरे देशों को बेचोगे तो ये तो गलत है ना। इससे आपको तो एडवांटेज मिल गया एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज जिन्होंने अपने किसानों से सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर नहीं किया है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई देश जो अपने किसानों को फ्री बिजली, फ्री वाटर, सीड्स पे भी सब्सिडी, ये सब देता है, तो फिर किसानों को फूड प्रोडक्शन पे कम खर्चा आएगा ना। तो ये भी एक प्रकार से सब्सिडी है। बाद में सरकार उस किसान से उसकी फसल प्रोक्योर कर लेगी, चाहे एमएसपी पे किया,
लेकिन ओवरऑल जो दाम है सब्सिडी के कारण कम ही होंगे। तो वो फसल जब दूसरे देश में बिकने के लिए जाएगी तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगी क्योंकि सस्ती होगी। सरकार ने काफ़ी तरह की सब्सिडी दे दी थी, बहुत कुछ तो फ्री था, इसलिए कॉस्ट कम आई फसल को प्रोड्यूस करने में। अब देखना ये होगा फाइनली WTO इंडिया की इस रिक्वेस्ट को लेकर मानता है या फिर नहीं मानता है। देखो फूड क्राइसिस को देखते हुए WTO शायद मान भी जाए, बट बात यह है बहुत टाइम लगा देता है WTO इस प्रकार की रिक्वेस्ट को एक्सीड करने में। कोविड-19 की महामारी आई थी, इंडिया साउथ अफ्रीका ने मिलकर बोला था कि पेटेंट पे वेवर दे दीजिए। काफ़ी लंबे समय तक तो WTO सोचता रहा, अंत में जाके सिर्फ वैक्सीन के लिए पेटेंट वेवर दिया। दूसरे टेस्ट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, उनके लिए वेवर अभी भी नहीं मिला है। तो उसी प्रकार से ये इंडिया ने जो मांग की है कि हम हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे देशों में, इस पर भी हो सकता है इंडिया को वेवर मिल जाए। लेकिन राइटर एक पॉइंट ये रेस करते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है इस वेवर के मांगने की। अगर इंडिया चाहता है अपने अनाज को एक्सपोर्ट करना तो इंडिया सिर्फ अपने जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं ना उनके ऊपर लगा बैन हटा दे, अपने आप प्राइवेट ट्रेडर्स दूसरे देशों में व्हीट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इंडिया खुद चाहता है कि नहीं सरकार करे ये काम, सरकार फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करे दूसरे देशों में जहां पे जरूरत है, तो भी इंडिया UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ऐसा कर सकता है। तो फिर आवश्यकता क्या है WTO से वो मांगने की जिसका कोई फायदा ही नहीं है। राइटर कहते हैं बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हो ना पब्लिक स्टॉक होल्डिंग वाले इशू में, वो इशू फिर डाइल्यूट हो जाता है। WTO नेगोशिएशंस में ना आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कि आप चाहते क्या हो नेगोशिएशंस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो साउथ एशिया से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। साउथ एशिया में देखो ये सारे देश आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल। इंडिया का विजन ये है साउथ एशिया का कि आपस में इन देशों के बीच में ज़्यादा ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट फ्लो हो, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, विभिन्न देशों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। और अपने इस विजन को सिद्ध करने के लिए इंडिया के पास में ना दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो सार्क जो ठंडे बस्ते में है, दूसरा इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। वैसे देखो साउथ एशिया में जो देश आते हैं ना इनके बीच आपस में कॉमन कल्चरल रूट्स हैं। जैसे आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही हुआ करते थे, इवन बांग्लादेश भी देखो 1947 से पहले इंडिया का ही हिस्सा था। तो मतलब इस पूरे रीजन में ना आपस में कल्चरल रूट्स हैं, कल्चरल शेयर्ड है। लेकिन देखो अगर कल्चरल सिमिलरिटी है तो कुछ दूसरी तरह की सिमिलरिटीज़ भी साउथ एशिया के विभिन्न देशों में अभी देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर देशों में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं विभिन्न देश, जैसे श्रीलंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं ज़्यादातर देशों के, पाकिस्तान का यही हाल है। अफगानिस्तान के ऊपर तो जब से तालिबान सत्ता में आया है सैंक्शंस लगे हुए हैं। श्रीलंका का तो हाल बुरा है और डोमेस्टिक अनरेस्ट भी है, मतलब इंस्टेबिलिटी है। तो देखो सिचुएशन जो है साउथ एशिया की अच्छी नहीं है और पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 25% जो पॉपुलेशन है ना साउथ एशिया में रहती है। तो इंडिया को अब लीड करना चाहिए इस रीजन में ना स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इसके लिए सरकार काफ़ी कुछ कर भी रही है। देखो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना इसका एसेंस है वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और इसी थीम पर चलते हुए इंडिया ने इस साल अपने आस पड़ोस के देशों के लिए, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस कितनी एलोकेट की है, 62,920 मिलियन रुपीज़। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने देखा कि हमने अपने आस पड़ोस के देशों को वैक्सीन पहुंचाई, उस समय कोई नहीं पहुंचा रहा था। वो बात अलग है, देखो हमारे देश में भी एकदम से सेकंड वेव काफ़ी इंटेंसली आ गई थी, तब हमें कुछ देर के लिए वैक्सीन की जो सप्लाई है वो रोकनी पड़ी थी क्योंकि सरकार को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था डोमेस्टिकली।
लेकिन देखो बावजूद इसके अभी साउथ एशिया ना बहुत ही कम इंटीग्रेटेड रीजन है। आप दूसरे रीजन्स का एग्जांपल लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया देखो कितना इंटीग्रेटेड है, मतलब हर प्रकार से इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ट्रेड के हिसाब से देख लीजिए। लेकिन आप इंडिया में देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में फेंसिंग है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में फेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ट्रेड भी नाम मात्र का होता है कुछ कुछ देशों के बीच में, जैसे इंडिया बांग्लादेश के बीच में ट्रेड ठीक ठाक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस जो हैं उनको आप देख लीजिए। लो इंटर रीजनल ट्रेड है साउथ एशिया के विभिन्न देशों के बीच में। रीजन में टोटल वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है ना, रीजन में उस ट्रेड का 5% भी नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार जितना पोटेंशियल है ना इंटर रीजनल ट्रेड का, उसका सिर्फ अभी 1/3 होता है साउथ एशिया के विभिन्न देशों के बीच में। साउथ एशिया में ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे चाइना का भी इन्फ्लुएंस देख लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर, नेपाल के ऊपर देख लीजिए, श्रीलंका के ऊपर था, ये हाल हुआ। चाइना से पहले पाकिस्तान में यूएसए का इन्फ्लुएंस काफ़ी हुआ करता था। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से ये रीजन ना कभी इंटीग्रेट हो नहीं पाया जितना कि होना चाहिए था। नेक्स्ट चैलेंज है टेरिटोरियल इश्यूज। टेरिटोरियल इश्यूज बहुत हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, बांग्लादेश इंडिया के बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। देखो साउथ एशिया के कंट्रीज की ना प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, मतलब फैक्ट्रीज में जो आउटपुट निकलती है ना काफ़ी लो निकलती है, मशीन्स पुरानी हैं, इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हैं। इस वजह से साउथ एशिया ना अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन से भी इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कॉटन प्रोड्यूस हो पाकिस्तान में, उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग हो इंडिया में, उसके बाद जाए नेपाल में, ऐसे ऐसे जो वैल्यू चेन्स होती है ना, किसी देश में माल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग हुई, रॉ मटेरियल कहीं और से इंपोर्ट हुआ, हब कहीं और है। इस प्रकार की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में साउथ एशिया इंटीग्रेटेड नहीं है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया कर क्या सकता है। इंडिया देखो बहुत कुछ कर सकता है। रीजनल ट्रेड को बूस्ट करने में इंडिया लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है, जैसे रीजनल ट्रेड, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, इनका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया जो एक एग्रीमेंट है ना साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको मजबूत बनाने का काम कर सकता है। हालांकि देखो सिर्फ बातें हैं, अगर इतना आसान होता तो इंडिया अभी तक कर नहीं देता। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। जैसे देखो इंडिया में इकोनॉमी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी फोकस होता है, इकोलॉजी पे काफ़ी फोकस होता है। क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इंडिया ने कमिटमेंट की है कि 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस को अचीव कर लेंगे। तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं ना, वो भी इंडिया से सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में देखो एक गहरा नाता है, इसे साउथ एशियन कंट्रीज़ को सीखना होगा। मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है, हमारे जो राइटर्स हैं ना वो तो दिन रात बोलते रहते हैं सरकार को कि सरकार इन्वायरमेंट को लेके सीरियस नहीं है, इन्वायरमेंट लॉज को काफ़ी लूज़ कर रही है, कंट्रोल काफ़ी लूज़ हो रहा है। लेकिन आज इस आर्टिकल में राइटर ये वकालत कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को इंडिया से सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाईलाइट द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। रीजनल फूड सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जिसके संदर्भ में साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की थी फूड सिक्योरिटी के मामले में, 50,000 टन जो है वो वीट भेजा था। सार्क फूड बैंक, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अभी देखो इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 लाख मैट्रिक टन से कम है, तो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है ताकि समय पड़ने पर हमारे पड़ोसी देश जो हैं इस फूड बैंक से मदद ले सकें। नेक्स्ट, प्रमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव्स। सब रीजनल इनिशिएटिव्स जैसे देखो BBIN है, साउथ एशिया के अंदर ही, पूरे देश नहीं है, 4 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। उसी प्रकार से बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में म्यांमार, थाईलैंड, ये और 2 और देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो इस प्रकार के सब रीजनल इनिशिएटिव्स में भी इंडिया लीड ले सकता है कि सारे के सारे साउथ एशियन कंट्रीज ना आए, लेकिन 3-4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 2 आ जाएं। ये इनिशिएटिव्स भी नहीं है साउथ एशिया रीजन में, लेकिन ये होने चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया साउथ एशिया एज ए रीजन की आवाज़ इंटरनेशनल फोरम्स में उठा सकता है। अंत में राइटर कहते हैं
देखो, डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को ना साउथ एशिया एज ए रीजन से इंडिया को अलग करना होगा। जैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बात होती है या फिर सार्क के समिट की बात होती है, तो इसमें ना डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स बीच में आ जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कैसे मंच शेयर कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं ना, तो साउथ एशिया आगे बढ़ेगा, इससे इंडिया को ही फायदा होगा, ऐसे राइटर की सोच है। तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को अलग करके रखिए इस रीजन के इंटरेस्ट से। अगर कल को पाकिस्तान के साथ बातचीत होती भी है तो इस पर पॉलिटिक्स ना हो कि हाँ पाकिस्तान से क्यों बातचीत हो रही है। अगर वो बातचीत होती है तो सार्क का समिट रेगुलर होगा तो ये रीजन इंटीग्रेट होगा, जिससे फायदा किसको होगा? इंडिया को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया साउथ एशिया से संबंधित। हालांकि बातें इस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा आइडियल हैं। चलिए, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।